नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय आचार्य वरुण। कार्यक्रम है आपका हंगामा नहीं हक की बात। हंगामा नहीं हक की बात में पिछले कार्यक्रमों में हमने राजस्थानी भाषा के बारे में बात की थी, राजस्थानी भाषा के मान्यता के संदर्भ में भी बात की थी। अभी ये मुद्दा अपने चरम पर है। जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो बहुत सारे हलकों से, राजस्थान के क्षेत्रों से राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग उठ रही है। उसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं वे बहुत सारी कमियां भी गिना रहे हैं, लेकिन उसका सबल पक्ष भी है। बहुत ही ज़मीनी स्तर पर राजस्थानी भाषा के साहित्य में काम करने वाले डॉक्टर नीरज दहिया जी किसी परिचय की ज़रूरत नहीं रखते। वो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और बात करते हैं उनसे, और राजस्थानी भाषा में उन्होंने जो विशद काम किया है, विस्तृत काम किया है, उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं नीरज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नीरज जी से हम शुरुआत में ये जानना चाहेंगे कि आपको साहित्य, संस्कृति और ये कला और लेखन विरासत में मिला है। राजस्थानी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सांवर दहिया जी, जिनकी परंपरा को आप एक पुत्र के रूप में, सुयोग्य पुत्र के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विरासत को आप संभाल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि राजस्थानी में और हिंदी से आपका जुड़ाव, साहित्य से, सृजन से आपका जुड़ाव किस तरह हुआ, नीरज दहिया जी से पूछना चाहेंगे। संजय जी, बचपन से ही जुड़ाव रहा। जब मैं नोखा में पढ़ता था और मेरे पिताजी बाबू छोटूनाथ विद्यालय में हिंदी के व्याख्याता थे, घर में बहुत सारी किताबें रहती थी। उन्हीं दिनों संभवतः मैंने हिंदी में कुछ पाक्षिक या साप्ताहिक जो अखबार आते थे उनमें कोई कविता छपी, और राजस्थानी कि उन दिनों श्रीलाल लक्ष्मण जोशी जी और रावत सारस्वत जी परीक्षाएं चलाते थे। वो परीक्षाओं में मैं शामिल हुआ। साथ ही साथ में कन्हैयालाल सेठिया का बड़ा नाम था, और राजस्थानी प्रचार के लिए उनकी उन दिनों मायोड्रो हेलो पुस्तक आई थी, बहुत सारे स्टिकर भी छपे उनके। तो राजस्थानी का एक बहुत सबल पक्ष रहा, दौर रहा, उससे मैं जुड़ा। और उन्हीं दिनों की बात है कि धरती कतई घुमेली को, सांवर दहिया के कहानी संग्रह को राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी पुरस्कार मिला। और हमारे जो शिक्षक डेलू जी थे, उन्होंने प्रार्थना सभा में ये घोषणा की। तो ये कुछ बचपन की यादें हैं। मैं सोचता हूँ कि ये मेरा कुछ प्रस्थान बिंदु है कि मैंने वहाँ से राजस्थानी साहित्य में कुछ आगे कदम बढ़ाए। हमारे जो शिक्षक थे, खेल शिक्षक, वो बहुत बार हमें कालांश में अनाराम सुदामा के उपन्यास, कविता वगैरह सुनाया करते थे। तो ये मेरे सृजन की एक ज़मीन है कि मैं राजस्थानी साहित्य से उनकी रावत सारस्वत जी और श्रीलाल नथमल जी जोशी जी की जो परीक्षाएं करवाते थे, कन्हैयालाल सेठिया जी की जो राजस्थानी के विकास के लिए जो नारों की जो पोस्टर बने थे, उन सब से प्रेरित होकर मैंने राजस्थानी साहित्य का अध्ययन किया। उन परीक्षाओं के लिए पढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें रुचि होती गई मेरी राजस्थानी में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं नीरज जी से यहाँ पे करना चाहूँगा। राजस्थानी में साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा रहा है, लेकिन जब मान्यता की बात चलती है तो उसमें एक नकारात्मक बात जो सामने आती है कि साहित्य में दूसरे इतर जो विषय हैं जीवन के, उनसे संबंधित लेखन नहीं है। इस संदर्भ में नीरज जी की क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। संजय जी, अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे तो उसमें आदिकाल जो है रासो काव्य है। हमारे राजस्थान के और बीकानेर के बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने रासों पर कार्य किया। दशरथ जी है, नरोत्तम दास जी है। तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य जो जमीन पर खड़ा है, जिसकी जो नींव है, वो राजस्थानी साहित्य है। अगर आप हिंदी साहित्य से राजस्थानी का ये पक्ष निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य भी गड़बड़ा जाएगा। जिस हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं वो आधुनिक काल से आरंभ होता है। उससे पहले ब्रज भाषा है, अवधी भाषा का है, राजस्थानी है, मैथिली है। तो ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो निश्चित रूप से एक दौर आया जब राजस्थानी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में अपना हित त्याग दिया। तो ये जो त्याग की प्रवृत्ति थी, बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी, और उस त्याग की प्रवृत्ति का खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि आज तक हम मान्यता को तरस रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो ये जो त्याग और शौर्य का और बलिदान का राजस्थान गिना जाएगा, तो भविष्य में ऐसा कभी कोई त्याग होगा नहीं। निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा ने जो अपना त्याग किया है उसको समझना चाहिए। और राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए जो दूसरी बातें करते हैं, वो अगर तथ्यात्मक रूप से भाषा वैज्ञानिक ढंग से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि भाषा वैज्ञानिक ढंग के सभी जो मानक है उनको राजस्थानी भाषा पूरा करती है।
क्षेत्र है, भूभाग है, व्याकरण है, शब्दकोश है, साहित्य आधुनिक है। जब राजस्थानी भाषा को राजस्थानी साहित्य अकादमी ने मान्यता दे दी है, यूजीसी ने मान्यता दे दी है, यहाँ विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त है, एमए हो रहा है, राजस्थानी में पीएचडी हो रही है, आकाशवाणी और दूरदर्शन को राजस्थानी से जोड़ दिया गया है। ये जनजीवन और समाज की भाषा है। बहुत सारी ऐसी भाषा की शब्दावली है, अगर इसे समय रहते मान्यता नहीं दी गई तो निश्चित रूप से वो शब्द और वो शब्दावली और वो लोक जीवन की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो मेरा पुरजोर आग्रह है, जो भी हमारे सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि है, जो कुछ कर सकते हैं अपनी भाषा के लिए अवश्य करें। इस मामले में राजस्थान का ये बहुत बड़ा सबल पक्ष है कि राजस्थान का किसी भी भाषा से विरोध नहीं है और राजस्थानी को मान्यता देने से हिंदी सबल होगी। राजस्थानी के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो समानांतर रूप से हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाषाएं कभी भी आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करती है। राजस्थानी की रचनाएं जब हम हिंदी में लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी अलग महक है। अगर आप कहते हैं कि राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, बोली है, तो आप मूल जो राजस्थानी की रचनाएं उनको हिंदी में शामिल कर लें, उनको पढ़ाएं। जब आप उनको हिंदी में पढ़ाते समय अलग कर देते थे, नहीं ये हिंदी नहीं है, तो ये जो विरोधाभास की स्थिति है वो नहीं चलेगी। और जो बंटवारा विभाजन गिरियसन ने बहुत वर्षों पहले करा था, उसी वर्षों पहले विभाजन को आज आधार मानते हैं। तो ये जो नए ज्ञान विज्ञान के द्वारा, जो नए शोध के द्वारा निष्कर्ष आए हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए, मानना चाहिए। ये जो हठधर्मी लोग हैं वो मित्र हैं, भाषा का भला चाहते हैं, तो इनको हट छोड़ना चाहिए। और राजस्थानी की मान्यता से निश्चित रूप से हिंदी सबल होगी और भारतीय भाषाओं को मान्यताएं मिली हुई है। भाषाओं से ही भाषाएं कमज़ोर नहीं होती है, मजबूत होती है। हिंद देश के सभी निवासी, सभी जन एक है का जो मूलभूत आधार है हमारा, उसमें राजस्थानी जरूरी है सर। लेकिन जब हम यथार्थ में देखते हैं नीरज जी, तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ही अलग लगती है। जैसे आजकल जितने भी लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। वो बच्चे से शुरुआत में, वो चूंकि स्वयं राजस्थानी से संस्कारित हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं। तो ये जो आम जन की मानसिकता है, ये क्या ये मान्यता में कहीं बाधक है या राजस्थानी के विकास में कहीं बाधक है? बिल्कुल नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मेरी माँ हिंदी नहीं बोलती थी, राजस्थानी बोलती थी, दादी राजस्थानी बोलती थी। अब इतने वर्षों के बाद जब आपने राजस्थानी में मान्यता नहीं दी है और सब बच्चों को हमने हिंदी माध्यम में पढ़ाया है, मैंने भी हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण की है, तो जो नए बच्चे हैं वो ये समझने लगे हैं कि हमारी भाषा जो हिंदी है, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी के नाम पर राजस्थानी या अपनी प्रांतीय भाषा को छोड़ देना, इसका समर्थन मैं नहीं करता। कोई भी शिक्षा का विद्यार्थी है, वैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, कोई नहीं करता। नई शिक्षा नीति में ये कहा है कि मातृभाषा को अनिवार्य रूप से बच्चे की प्राथमिक शिक्षा में लागू किया जाना चाहिए। गांधी जी ने जो त्रिभाषा सूत्र दिया उसमें मातृभाषा जरूरी है। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते हैं और उसमें मातृभाषा पर जोर देते हैं, तो क्या राजस्थान की मातृभाषा जो है हिंदी है या राजस्थानी है? जब आप राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता आंदोलन चलाते हैं, उसमें जो प्रवेशिकाओं का काम होता है वो सारा राजस्थानी में होता है। फिर राजस्थानी में काम होने के बाद राजस्थानी को मान्यता नहीं देना और इस प्रकार के जो कुतर्क करना है, राजस्थान का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कहेगा कि मैं हिंदी नहीं सीखना चाहता हूँ, अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता हूँ? हमारी मांग है हमारी भाषा को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए, हमारे बच्चों का हक है उनको जोड़ा जाए। बच्चा जो घर में बोल रहा है, जो उसका परिवेश है, जो लगाव है, जो भाषा में आंतरिकता है, जो सृजनात्मकता है, जो सांस्कृतिक जीवन वैभव है, वो निश्चित रूप से उसकी मातृभाषा में ही है और उसको बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के जितने भी कुतर्क हो रहे हैं वो बेवजह हो रहे हैं। उनके कुछ हित हो सकते हैं। एक हित सीधा सीधा ये है कि अगर राजस्थानी को मान्यता दी जाती है तो राजस्थान में नौकरी करने के लिए राजस्थानी अनिवार्य हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो भर्तियां हो रही है उसमें बहुत सारे लोग बाहर के हैं। आप पंजाब में राजस्थान का जो बेरोजगार नवयुवक है वो अप्लाई नहीं कर सकता, गुजरात में नहीं कर सकता, वहाँ मातृभाषा एक बैरियर के रूप में है। तो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनके सामने ऐसी चुनौती है कि वो अपने साथियों के साथ तो कंपटीशन करते ही हैं, साथ ही साथ में दूसरे जो पड़ोसी राज्य है उनके जो
लड़के लड़कियां हैं उनके साथ भी उनको बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता है। निश्चित रूप से ये जनता की मांग है, जनता इस बात को समझेगी कि भाषा को जब रोजगार से जोड़ा जाएगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अगर राजस्थानी को मान्यता दी जाती है तो प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक ऑफिस में, कार्यालय में एक अनुवादक की पोस्ट आएगी, तो निश्चित रूप से नियुक्तियां आएंगी। सरकार राजस्थानी के लिए उदासीन रुख रखती है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी लंबे समय से अध्यक्ष विहीन पड़ी है, कार्यकारिणी नहीं है। सरकार की जो प्रायोरिटी है उसमें साहित्य नहीं है, भाषा नहीं है, वो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ, तो उससे संस्कारित होता है, विकसित होता है। मेरी एक बार फिर से पुरजोर मांग है कि ये जो भाषा और साहित्य है उसको हमारे रगों में जो बह रहा है खून, उसमें जिस भाषा को हमने पहचाना है वो राजस्थानी है। राजस्थानी जो है उसको मान्यता दी जानी चाहिए, इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही क्या आप राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा बनाने की मांग का भी समर्थन करते हैं? देखिए संजय जी, अभी ऐसी स्थिति है कि जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमारे जो मित्र हैं कि कुछ भी मिल जाए, भले द्वितीय राजभाषा घोषित कर दी जाए या राजभाषा हिंदी जो 8वीं अनुसूची में उसको शामिल कर लिया जाए। अभी जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ होना चाहिए। असल जो मांग है, मैं एक शिक्षक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में ये कहता हूँ कि नई शिक्षा नीति मैंने नहीं बनाई, हमारे राजस्थान ने नहीं बनाई, पूरे देश ने बनाई है, देश की सरकार ने पास की है, शिक्षाविदों ने पास की है। उसमें जो नियम है उस नियम को राजस्थान में लागू करना है। नई शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा में बच्चे की शिक्षण कार्य होना चाहिए, तो कक्षा 5 तक अगर सरकारी स्तर पर मान्यता देकर शिक्षण माध्यम बना देते हैं, विषय बना देते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये जो शिक्षा से परिवर्तन होता है वो त्वरित नहीं होता है, वो आप देखेंगे 8-10 सालों में पूरा इस जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। ये सारी जो बातें हैं वो सारी ध्वस्त हो जाएगी जैसे ही हम इसको लागू करेंगे। अब हम नीरज जी से जानना चाहेंगे उनके विशद काम के बारे में। वे गद्य भी लिख रहे हैं, पद्य भी लिख रहे हैं और अनुवाद का भी काम कर रहे हैं और साथ ही संपादन के महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में सृजन कुंज जो साहित्यिक पत्रिका है, राजस्थान की प्रमुख पत्रिका है, उसका आपने संपादन किया है अतिथि संपादक के रूप में, और उसमें बहुत सारे राजस्थान के प्रमुख अग्रणी रचनाकारों को आपने शामिल किया है। तो आपके सारे काम के बारे में हम संक्षेप में जानना चाहेंगे नीरज जी से। संजय जी, जिस प्रकार कोई घर होता है उस घर में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, तो मुझे लगता है कि साहित्य मेरा घर है और इस साहित्य के घर में मैं कभी कविता लिखता हूँ, कभी कहानी है, अनुवाद है, अलग अलग काम करता हूँ, संपादन काम किया मैंने। तो जो जो प्राथमिकताएं जिस समय मुझे प्रतीत होती है वैसा मैंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थानी साहित्य की जो बात है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में जब जाएगी तब आपको मालूम चलेगा राजस्थानी साहित्य कैसा है, क्या है। तुलना की बात जो करते हैं, कहते हैं कि ये साहित्य आगे है, ये पीछे है, ये केवल कहने मात्र से नहीं होता है, इसके लिए मूल आधार होना चाहिए। अगर हम राजस्थानी कविता का एक फलक देखना चाहते हैं, एक संक्षिप्त रूप में उसकी जानकारी करना चाहते हैं, तो श्री गंगानगर से भाई कृष्ण कुमार आसू जी के संपादन में बहुत लंबे समय से सृजन कुंज नाम की त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है, उसका राजस्थानी कवितांक अभी सामने आया है। उसमें राजस्थानी के विविध पक्षों को लेकर कुछ आलेख है, शोध आलेख है, संस्कृति पर आलेख है और बहुत सारे प्रतिनिधि कवियों की कविताओं की हिंदी में बानगी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थानी के सारे कवियों को इसमें समाहित कर लिया गया, ऐसा संभव ही नहीं होता। राजस्थानी में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, सृजन सामने आया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सृजन सामने नहीं आया। तो ये जो रचनात्मकता है राजस्थानी की, वो जब हिंदी के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें अलग है। राजस्थानी और हिंदी अलग अलग पृथक भाव भूमि पर खड़ी है। राजस्थानी जितने सबल ढंग से राजस्थान को प्रकट करती है वो हिंदी नहीं कर सकती है, दूसरी भाषा नहीं कर सकती है। मेरे काम में भी मैंने ये प्रयास किया है कि 101 राजस्थानी की कहानियों को हिंदी में लेके गया ताकि तुलनात्मक अध्ययन हो सके। रेत में नहाया है मन नाम से एक कविताओं की किताब है जिसमें 51 कवियों की वानगी है। भारतीय भाषाओं की कविताओं को राजस्थानी में अनुवाद किया शब्द नाद से। एक लंबी सृजन यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया है, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, लेकिन जो सृजन सुख है, जो आत्मा की भाषा है वो राजस्थानी है। हिंदी में भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका
अभिप्राय ये है कि मैं राजस्थानी से प्रेम करता हूँ और हिंदी से भी प्रेम उतना ही करता हूँ। मेरे लिए एक माँ है, एक मौसी है, तो निश्चित रूप से एक परिवार है भाषाओं का। साहित्य में भाषाओं को अलग अलग करके विरोध करने वाले या नारेबाजी करने वाले, लफाजी करने वाले वो नहीं है। जितनी भाषाएं जिसको, लेखक को या किसी भी बुद्धिजीवी को, एक पाठक को आएगी, उसका उतना ही सृजनात्मक स्तर ऊपर जाएगा, उसका विकास होगा। भाषाएं हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। ये थे डॉक्टर नीरज दहिया, राजस्थानी के अंदर बहुत ही लंबे समय से अपनी सेवाएं देने वाले, अपना काम करने वाले और एक मौन साधक की तरह पुरस्कारों आदि की दौड़ से दूर अपना काम, अपने सृजन और अपने जितने भी राजस्थानी के हित के जितने भी कार्य हैं उनको लगन से करने वाले आज हमने इनसे बात की। अगली बार मिलेंगे किसी और शख्सियत से, तब तक धन्यवाद।